फजलदाद को वक्त का एहसास इसलिए रहा कि उसके पास घड़ी थी। पहले कुछ दिन तो उसने हिसाब रखा कि कितने दिन गुजर गए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे ये याद ना रहा। फिर दिन रातें एक दूसरे के पीछे गुजरते चले गए। फजलदाद कभी घने जंगल में जा रहा होता, कभी पहाड़ियों के दरमियान और कभी मैदान में चला जा रहा होता, और इस तरह उसका सफर जारी रहा। शाम के बाद कहीं मौजू जगह देख कर लेट जाता और सुबह होते ही चल पड़ता। रातों को वो भेड़ियों और गीदड़ों की आवाज़ें सुना करता था। कई बार उसने शेर की गरज भी सुनी थी और कई बार उसने दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनी, जिनसे साफ पता चलता था कि शेर या कोई दरिंदा अपने शिकार के ताक़ुब में है। ये उसकी खुशनसीबी थी कि उन दरिंदों से बचता रहा। इस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं थी, लेकिन बहुत बाद में पता चला कि उस घने जंगल में शेरों और भेड़ियों के लिए शिकार बहुत था। मैं बर्मा के जिस जंगलाती इलाके में था, वहाँ मैंने खंजीर कभी नहीं देखा था। फजलदाद ने बताया कि जंगल के जिस हिस्से में वो जा फंसा था, वहाँ जंगली खंजीर खासी तादाद में नजर आते थे। भूरे रंग के खरगोश तो वहाँ आम थे। फजलदाद ने दूर से 4-5 हिरन भी देखे थे। अगर दरिंदों के लिए यह शिकार ना होता तो फजलदाद कभी का भेड़ियों या किसी शेर के पेट में पहुंच चुका होता। फजलदाद ने सुनाया कि एक रोज़ वो चलते चलते एक टीकरी पर चढ़ गया। टीकरी बहुत ऊंची नहीं थी। वो इर्द गिर्द के इलाके को देखना चाहता था। उसको तवक्को ये थी कि कहीं आबादी नजर आएगी, लेकिन वहां आबादी का नामो निशान भी नहीं था। फजलदाद ने सुनाया कि वो टीकरी पर चला गया तो आगे उसे पानी खड़ा नजर आया। ये एक कुदरती तालाब बना हुआ था जो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। उस तालाब के एक तरफ खासी खुली जगह थी जो हमवार थी, और कुछ परे हटकर दीवार की तरह एक चट्टान खड़ी थी जो उस टेकरी के साथ आकर मिल जाती थी जिस पर फजलदाद खड़ा था। फजलदाद को 6-7 खंजीर नजर आए जो उस तालाब से पानी पी रहे थे। एक तरफ घनी झाड़ियां थीं जिनके पत्ते जोड़े थे। फजलदाद ने देखा कि एक अजदहा ने उन झाड़ियों से मुंह निकाला। फिर आहिस्ता आहिस्ता अजदहा झाड़ियों से बाहर आने लगा। वो बहुत ही मोटा और बड़ा ही लंबा था। वो कुछ देर बाद पूरे का पूरा बाहर निकला। फजलदाद को तो जैसे सांस रुक गया। उसने कभी अजदहा नहीं देखा था। घास जरा ऊंची थी और अजदहा उसमें रेंगता हुआ खंजीरों की तरफ जा रहा था। जब वो उनके करीब पहुंचा तो खंजीरों ने शायद उसकी मुश्क सूंघ ली होगी। वो सब इकट्ठे बिदके और पीछे हटे। अजदहा उस खंजीर पर झपटा जो उसके करीब था, लेकिन उसका मुंह खंजीर तक ना पहुंच सका। खंजीर भाग उठे, लेकिन ये खंजीर जिस पर अजदहे ने हमला किया था अपने साथियों के पीछे जाने के बजाय घबरा कर चट्टान की तरफ दौड़ पड़ा। अजदहा बड़ी तेजी से रेंगता उसके ताक़ुब में गया। खंजीर का रास्ता चट्टान ने रोक लिया था। वो पीछे को दौड़ा तो अजदहे ने उसे रोक लिया। खंजीर के भागने के लिए जगह काफ़ी थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे उसमें भागने की ताकत ही ना रही हो। खंजीर ने टेकरी पर चढ़ने की कोशिश की तो अजदहा उसके पीछे गया। खंजीर बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन उस टेकरी पर ना चढ़ा गया। हालांकि ढलान सीधी और खड़ी नहीं थी, बल्कि चट्टान चढ़ने के लिए निहायत आसान थी। उससे तो कदम भी नहीं उठाए जा रहे थे। मैंने ये तमाशा खुद देखा है कि बिल्ली जब चूहे के पीछे दौड़ती है तो चूहे से दौड़ा नहीं जाता। वो उछलता है लेकिन पूरी तरह दौड़ नहीं सकता। सांप के आगे भी चूहे का यही हाल होता है। ऐसे लगता है कि बिल्ली या सांप चूहे को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। असल वजह यह है कि चूहे पर इतना खौफ तारी हो जाता है कि उसकी जिस्मानी ताकत सल्ब हो जाती है। ऐसी ही हालत उस खंजीर की हो गई थी जिसके ताक़ुब में अजदहा आ रहा था। फजलदाद ने बताया कि खंजीर ढलान पर चढ़ते फिसलने लगा। उसके पांव फिसलते गए। नीचे से अजदहा ऊपर आ रहा था। उसने खंजीर की पिछली टांग पकड़कर नीचे को घसीट लिया। खंजीर ने ऐसी खौफनाक चीखें मारी कि फजलदाद का दिल तेजी से धड़कने लगा। अजदहे ने उसका मुंह अपने मुंह में ले लिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता भंबोड़ने लगा। फजलदाद ने बताया कि खंजीर टांगें जोर जोर से मारता और तड़पता रहा। आखिर उसका जिस्म कुछ देर बाद बेहिस्सो हरकत हो गया। उससे पता चलता था कि वो मर गया है। फजलदाद ने सुनाया कि उसे यही नजर आ रहा था कि अजदहा अपने जिस्म से कई गुना ज्यादा मोटे ताज़े खंजीर को निगल नहीं सकेगा और उसे मार कर फेंक देगा, लेकिन हुआ ये कि अजदहे ने उसे आहिस्ता आहिस्ता निगलना शुरू कर दिया। फजलदाद ये देख कर हैरान होता रहा कि अजदहे का जिस्म खंजीर के मुताबिक फैलता जा रहा था। अजदहे ने आहिस्ता आहिस्ता पूरा खंजीर निगल लिया। फिर उसके अंदर की मशीनरी ऐसी थी कि खंजीर उसके जिस्म के अंदर पीछे ही पीछे हटता जा रहा था। वो अजदहे के पेट में जा रहा था। फजलदाद हैरान हो रहा था कि खंजीर अजदहे के पेट में जहां जा रुका वहां से अजदहे का जिस्म खंजीर जितना मोटा हो गया था। फजलदाद ने इस वाक़े और मंजर का बहुत ही असर कबूल किया। उसने मुझे बताया कि उस पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया था। उसने अजदहे का नाम सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। देखा भी तो इस तरह के अजदहे ने अपने जिस्म की मोटाई से कई गुना मोटे जानवर को निगल लिया। फजलदार था तो दलेर आदमी, लेकिन उस पर यह खौफ तारी हो गया कि कभी उसे भी अजदहा मिल जाएगा और इसी तरह निगल लेगा। फजलदाद ने टीकरी से उतरकर वो रास्ता ही छोड़ दिया और अंधाधुंध एक और तरफ चल पड़ा।
फजलदाद को उसकी घड़ी सिर्फ वक्त बताती रही, दिन नहीं बता सकती थी कि कितने दिन गुजर गए हैं। फजलदाद ने मुझे बताया कि उसके अटकल पच्चू अंदाजे के मुताबिक जंगल में भटकते 3 या 4 महीने गुजर गए थे। जंगल के 3-4 किस्म के दरख्तों ने उसे भूखा नहीं रहने दिया। प्यासा मरने का तो उसे कोई खतरा ही नहीं था। उसने एक ऐसी बात बताई जिसका मैं भी तजर्बा कर चुका था। वो ये कि उसने अपने आप को उस जंगल की मखलूक समझना शुरू कर दिया था। पहले उसे अपने बटालियन और अपने दोस्त, गांव के लोग और अजीज़ व अकारब याद आते थे, लेकिन उसे अजीब तजर्बा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब लोग उसके जहन से उतर गए और वो कुछ ऐसा महसूस करने लगा जैसे वो इसी जंगल में पैदा हुआ था और उसे इसी जंगल में जिंदा रहना और यहीं मरना था। मैं खुद इस तजर्बे से गुजर रहा था। यह कोई अनोखी बात नहीं थी। फिर एक रोज़ ऐसे हुआ कि उसे जनाना चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसे ये ख्याल आया कि करीब कोई गांव होगा और ये औरत उस गांव की होगी और उस पर किसी दरिंदे ने हमला कर दिया होगा। ये ख्याल भी आया कि उस औरत को अकेले देखकर 1-2 आदमियों ने बुरी नीयत से पकड़ दिया होगा। फजलदाद के सामने एक ऊंची टीकरी थी जो कुछ दूर तक चली गई थी। ये चीखें टीकरी की दूसरी तरफ से बुलंद हो रही थीं। फजलदाद ने पहले तो ये सोचा कि उस औरत की मदद को पहुंचे। उसके इस इरादे को इस ख्याल ने रद्द कर दिया कि ये कोई दरिंदा ही ना हो और अगर वो इंसान हुए तो 2-3 ना हो और उस पर भी हमला कर देंगे। वो अपने आप को किसी मुसीबत में डालने के लिए तैयार नहीं था। उसे ये भी सूझी कि ये औरत अजदहे के मुंह में ही ना आ गई हो। अब तो वो बिल्कुल ही डर गया। इतने अरसे बाद फजलदाद को पहली बार याद आया कि उसके झोले में फौजी चाकू पड़ा है जो कमांडो और गोरीले अपने साथ रखते हैं। ये चाकू पहले राशन के डब्बों के नीचे पड़ा रहा था और उसके बाद उन फलों के नीचे रहा जो फजलदाद दरख्तों से तोड़कर झोला भर लेता था। उसने चाकू निकाल लिया। उस चाकू के 2-3 मुख्तलिफ किस्म के फल होते हैं जिनमें एक खासा लंबा और चौड़ा। औरत अभी तक चीख रही थी लेकिन किसी दरिंदे या किसी और इंसान की आवाज़ नहीं आई थी। फजलदाद उस टीकरी के साथ साथ आगे बढ़ता गया। वो उस औरत को नज़रअंदाज करके आगे निकल जाना चाहता था। आगे टीकरी ख़त्म हो जाती थी और उससे आगे ऐसी ही एक और टीकरी शुरू होती थी। उनके दरमियान से गुजरा जा सकता था। फजलदाद उस जगह से चंद कदम पीछे ही था कि एक औरत वहां से चीखती चिल्लाती सामने आई और फजलदाद को देखकर रुक भी गई और खामोश भी हो गई। उसके चेहरे पर हैरत ज़दगी का तासुर आ गया। इधर फजलदाद जो पहले ही से डरा डरा सा था और खौफजदा हो गया। खौफजदगी की वजह यह थी कि ये औरत जवान थी और सर से पांव तक बिल्कुल बरहना। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसका रंग जर्दी माइल गोरा था। बर्मी और आसामी औरतों के रंग कुछ ऐसे ही होते हैं। वो थी तो औरत, लेकिन फजलदाद उसे औरत नहीं समझ रहा था। वो अगर कपड़े पहने हुए होती तो डरने की कोई बात नहीं थी। फजलदाद देहाती आदमी था। देहात में चुड़ैलों के वजूद को माना जाता है। आज जबकि देहात में तालीम भी चली गई है और हमारे ज़्यादातर लोग बाहर के मुल्कों में भी चले गए हैं, वो अपने इस अकीदे पर कायम हैं कि चुड़ैल का वजूद है और वो औरत के रूप में रात को या दिन को वीराने में किसी न किसी आदमी को रोक लेती है। फजलदाद ने उसे बिला शको शुबा चुड़ैल समझा था। उसके हाथ में फौजी चाकू था। देहात में यह भी कहा जाता है कि कोई चमकता हुआ हथियार पास हो तो चुड़ैल भाग जाती है। हथियार से मुराद कुल्हाड़ी, तलवार, छुरी या चाकू है। फजलदाद ने चाकू खोलकर सामने कर दिया। उसने दिल ही दिल में कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। औरत मुंह खोले और आंखें कुछ ज्यादा खोले आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही थी। उसका मुंह दरअसल हैरत से खुल गया था और आंखों का इतना ज्यादा खुल जाना भी हैरत का इजहार था। फजलदाद ने कलमा शरीफ का विर्द ऊंचा कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। उसे तवक्को थी कि ये चुड़ैल उसका चाकू देखकर गायब हो जाएगी। तहजीब व तमद्दुन से दूर वो जंगल चुड़ैलों के लिए मौजू था। ये शक बजा था कि मरे हुए लोगों की रूहें, बदरूहें और जिन भूत इसी जंगल में रहते हैं। औरत आहिस्ता आहिस्ता फजलदाद की तरफ बढ़ रही थी और फजलदाद उसी की रफ्तार से पीछे हट रहा था। वो भाग उठने से डरता था। उसने ये रिवायत भी सुन रखी थी कि चुड़ैल को देखकर भागो तो कलेजा मुंह के रास्ते निकाल देती है। तुम्हें अल्लाह और अल्लाह रसूल का वास्ता है, मुझे बख्श दो। फजलदाद ने उससे कहा, मैं बहुत दूर का रहने वाला परदेसी हूँ, मुझे जाने दो। अगर तुम्हारे दिल में रहम पैदा हो जाए तो मुझे रास्ते पर डाल दो कि मैं अपने ठिकाने पर पहुंच जाऊं। तुम इंसान, औरत ने कहा। हम इंसान, हम आसामी, तुम हिंदुस्तानी, ठहर जाओ। फजलदाद को याद आया कि चुड़ैलों के मुतालिक मशहूर है कि उनके हाथ और पांव उल्टे होते हैं। उसने उस औरत के हाथ पांव देखे। वो कुदरती तौर पर सीधे थे जैसे इंसानों के होते हैं। उसे यह भी याद आया कि कोई आदमी जरा दिल मजबूत करके चुड़ैल को बालों से पकड़ ले तो फिर वो बेबस हो जाती है। फजलदाद ने अपना दिल मजबूत करना शुरू कर दिया और रुक गया। उसने इरादा कर लिया कि ये करीब आई तो पैंतरा बदल कर उसके बाल मुट्ठी में पकड़ लेगा। वो रुका तो औरत उसके करीब आ गई। नहीं डरो, औरत ने कहा। तुम कौन? मुसलमान। हम मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम इधर क्यों आया? इधर बैठो।
औरत ने फजलदाद की कलाई पकड़कर बिठा लिया और खुद उसके सामने बैठ गई। तुम चुड़ैल हो? फजलदाद ने कांपती हुई आवाज में कहा। ये देखो चाकू। मैं क्या? चुड़ैल, फजलदाद ने कहा। हम नहीं मालूम क्या बोला? औरत ने पूछा। चुड़ैल, चुड़ैल, फजलदाद ने कहा और उसे चाकू दिखाकर बोला, ये चाकू देखो। ये नहीं मारो, औरत ने कहा और वो ज़ारो कतार रोने लगी। वो ऐसी रोई कि उसकी सिसकियां और फिर हिचकियां निकलने लगीं। फजलदार ने मुझे सुनाया कि उस औरत की शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी और उसका जिस्म और ज्यादा अच्छा लगता था। उसके बाल चमकदार और मलाइन थे। फजलदार ने एक तो इस ख्याल से उसके सर पर हाथ रखा कि उसके बाल पकड़कर खींचेगा, अगर ये चुड़ैल हुई तो काबू आ जाएगी या भाग जाएगी, और दूसरा उसने इस ख्याल से भी उसके सर पर हाथ रखा था कि ये देखे कि उसके बाल रेशम के तो नहीं बने हुए। फजलदार ने उसके सर पर हाथ रखा तो उस औरत ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़कर अपने सर पर रख लिया और अपने हाथ जोड़ दिए जैसे वो कोई इल्तजा करना चाहती हो। हम अकेला, औरत ने कहा। कोई नहीं, उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ करके कहा। अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। तुम मुसलमान, हम मुसलमान, हमारा नाम ज़ोहरा खानम। उस औरत और फजलदार में और भी बहुत सी बातें हुईं और औरत ने कुछ ऐसी हरकतें भी की जिनसे फजलदार को यकीन हो गया कि यह वाकई इंसान है और चुड़ैल नहीं। ये औरत ज़ोहरा खानम टूटी फूटी उर्दू बोल सकती थी जिससे उसका मतलब वाज़िया हो जाता था। उसे ये याद नहीं रहा था कि वो कब से इस जंगल में भटक रही है। उसकी कहानी यूं थी। उसने फजलदार को सुनाया कि वो आसाम की रहने वाली है। उसने अपने कस्बे का नाम भी बताया था जो फजलदार को याद नहीं रहा था। आसाम में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी शुरू से ही चली आ रही है। ज़ोहरा खानम की उम्र 11-12 साल थी जब उसका बाप फोत हो गया। वो मिडिल क्लास घराने की लड़की थी। उससे छोटा उसका एक भाई था और उससे छोटी एक बहन थी। 1 साल बाद ज़ोहरा खानम की माँ ने एक बंगाली मुसलमान के साथ शादी कर ली। ज़ोहरा खानम ने उर्दू इस तरह सीखी थी कि उसका बाप कारोबारी आदमी था, इसलिए वो उर्दू बोल लेता था। ज़ोहरा खानम की माँ भी टूटी फूटी उर्दू बोल लेती थी। इस तरह ज़ोहरा खानम ने भी उर्दू बोलनी सीख ली। जिस बंगाली के साथ ज़ोहरा खानम की माँ ने शादी की वो अच्छी खासी उर्दू बोल सकता था। वो भी तिजारत पेशा आदमी था लेकिन अच्छा आदमी नहीं था। उसके पास रुपया पैसा बहुत था और ज़्यादातर आसाम में ही रहता था और शादी करके वो ज़ोहरा खानम के घर में ही रहने लगा। वो कारोबार के सिलसिले में बाहर चला जाता था और कभी 4-5 रोज़ और कभी 8-10 रोज़ बाहर ही रहता था। वापिस आता तो सबसे पहले ज़ोहरा खानम की माँ पर इस शक का इजहार करता कि उसने किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। ज़ोहरा खानम की माँ कस्में खा खा कर उसे यकीन दिलाती थी कि वो उसे ऐसा धोखा नहीं दे रही, ना कभी देगी। ज़ोहरा खानम को यह भी पता चल गया कि उसका सुतेला बाप शराब भी पीता है और अय्याश आदमी है। उसने ज़ोहरा खानम की माँ से एक तो इस वजह से शादी की थी कि ज़ोहरा खानम के बाप का कारोबार ठीक ठाक चलता था और इस पर उस शख्स ने कब्जा कर लिया था, और शादी की दूसरी वजह यह थी कि ज़ोहरा खानम की माँ खूबसूरत थी और अभी अच्छी उम्र में थी। सुतेला बाप बच्चों के साथ कोई ख़ास प्यार नहीं करता था और कोई सख्ती भी नहीं करता था। अगर सख्ती करता तो ज़ोहरा खानम की माँ के साथ करता था। ज़ोहरा खानम जब 14 बरस की हो गई तो उसका रंग रूप निखरा और नौजवानी के आसार भी नुमाया होने लगे। सुतेले बाप ने ज़ोहरा खानम के साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार जताना शुरू कर दिया और वो जब कभी कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद घर आता तो ज़ोहरा खानम के लिए नए कपड़े या जेवर की कोई छोटी मोटी चीज़ ले आता या कोई और तोहफा ज़रूर लाता था। इसके साथ ही उसने ज़ोहरा खानम की माँ के साथ अपना रवैया ठीक कर लिया। ज़ोहरा खानम ने फजलदाद को सुनाया कि जब उसकी उम्र 16 साल से कुछ ऊपर हो गई तो सुतेले बाप ने उसे अपने पास अलग बिठाना शुरू कर दिया और प्यार में और ज़्यादा इजाफा करने लगा। ज़ोहरा खानम की माँ को कुछ शक सा हुआ। उसने ज़ोहरा खानम से कहा कि ये शख्स मेरा खामिन तो है लेकिन तुम्हारा बाप नहीं, और ये अयाश और शराबी कबाबी आदमी है, इससे ज़रा दूर ही रहा करो। ज़ोहरा खानम ने माँ को बताया कि यह शक उसे भी है कि इस शख्स की नीयत ठीक नहीं, लेकिन उससे दूर रहना मुमकिन नहीं था। एक रोज़ ज़ोहरा की माँ ने अपने उस दूसरे खामिन को कह ही दिया कि लड़की जवान हो गई है, इसलिए इसे अपने पास अलहदगी में ना बिठाया करो। उस बदनीयत आदमी ने ज़ोहरा खानम की माँ को इस बात पर बहुत ही मारा पीटा और फिर ज़ोहरा खानम को बाजू से पकड़कर अलग कमरे में ले गया। उस पर कोई सख्ती या सख्त कलामी ना की, बल्कि बहुत ही प्यार और मोहब्बत का इजहार किया और ऐसी बातें की कि ज़ोहरा खानम उसकी बातों में आ गई और उसे अपना सगा बाप ही समझने लगी। उन्हीं दिनों ज़ोहरा खानम की माँ को बुखार आने लगा। ये बुखार ज़रा लंबा हो गया। ज़ोहरा खानम का सुतेला बाप उसकी माँ के लिए दवाई लाता रहा। ज़ोहरा खानम ने फजलदाद को बताया कि उसे शक हुआ कि ये शख्स ऐसी दवाई लाता है जिससे उसकी माँ गहरी नींद सो जाती है और 6-7 घंटे सोती रहती है। रात को तो उसकी माँ को कोई होश नहीं रहती थी। एक रात सुतेला बाप ज़ोहरा खानम को अलग कमरे में ले गया और प्यार प्यार में बड़ी बेहुदा हरकतें करने लगा। ज़ोहरा खानम पहले तो शर्माती और हंसती रही। उसके इस रवैये को सुतेला बाप रजामंदी समझा और उसने अपनी नीयत का इजहार साफ अल्फाज में कर दिया।
जोहरा खानम को यूं लगा जैसे सुतेले बाप ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। वो उठकर कमरे से भागने लगी तो बाप ने उठकर उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती पलंग पर गिरा लिया। लड़की अच्छी सेहत वाली थी और जिस्म में ताकत भी थी। वो उछलकर पलंग से उठ खड़ी हुई। सुतेले बाप ने उसे फिर गिरा लिया और जबर करना चाहा, लेकिन लड़की उसके हाथ ना आई। एक बार तो लड़की ने उस शख्स को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कुर्सी पर गिरा, कुर्सी उलट गई और वो फर्श पर जा पड़ा। उस बदकार शख्स के दिमाग पर शैतान गालिब आ चुका था। लड़की कमरे से निकल रही थी कि उस आदमी ने दौड़कर फिर उसे पकड़ लिया और मारने पीटने लगा। उसने आखिर लड़की को गिरा ही लिया और लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। घर में उसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसकी माँ दवाई लेकर बेहोशी की नींद सोई हुई थी और छोटा भाई और उससे छोटी बहन बचपन की बेफिक्री की नींद सो रहे थे। जोहरा खानम ने फजलदाद को बताया कि अचानक उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि उसने सुतेले बाप को पहले हाथों से पीछे धक्का दिया, फिर दोनों पांव जोड़कर उसके सीने में इतनी जोर से मारे कि वो पलंग की पायती की तरफ पीछे को गिरा और फर्श पर जा पड़ा। जोहरा खानम बहुत ही तेजी से उठी और कमरे से निकल गई, लेकिन वो अंदर न गई बल्कि बाहर वाला दरवाजा खोलकर बाहर को भागी। उसका बाप उसके पीछे आया, लेकिन उसने ज्यादा ताक़ुब न किया। जोहरा खानम चीखती जा रही थी। जोहरा खानम ने फजलदाद को अपनी उस वक्त की जहनी हालत टूटी फूटी उर्दू में सुनाई। इससे ये जाहिर हुआ कि उसके दिमाग पर कुछ उल्टा असर हो गया था या जहनी तवाजुन बिगड़ गया था। उसे इतना ही याद था कि उसने अपने सुतेले बाप को उस शैतानियत में कामयाब नहीं होने दिया था, लेकिन वो जब उठकर दौड़ी तो उसके जिस्म पर शलवार नहीं थी। उसने सिर्फ कमीज पहन रखी थी और वो नंगे पांव थी। उसने बताया कि उसे अपने दिमाग में और वजूद में एक धमाका महसूस हुआ था। जिस वक्त उसने अपने सुतेले बाप को धक्का देकर फर्श पर गिराया था, उन लोगों का घर कस्बे के बाहर था, जहां से खेत शुरू हो जाते थे और उससे आगे जंगल था और फिर कुछ इलाका पहाड़ियों और चट्टानों का था। जोहरा खानम को इतना ही याद रहा कि वो कस्बे से निकल आई है। इस वक्त वो अपने सर में यूं महसूस कर रही थी जैसे उसकी खोपड़ी में च्यूंटियां रेंग रही हों और उसके दिमाग को काट भी रही हों। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं कि वो कहाँ गई और कहाँ रही। उसकी बातों से फजलदाद ने जो मतलब निकाला वो ये था कि उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया था, या यूं कह लें कि वो पागल हो गई थी। फजलदाद ने उसकी जो बातें मुझे सुनाई उनसे भी मैंने यही राय कायम की कि यह लड़की पागल हो गई थी। उसे बिल्कुल ही याद नहीं था कि वो कहाँ कहाँ भटकती फिर रही है और वो बर्मा के जंगल में यहाँ किस तरह आन पहुंची। बर्मा और आसाम की सरहद एक है। उसने बताया कि महीना या 1.5 महीना पहले उसका दिमाग साफ होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसे पता चला कि वो इस घने जंगल में घूम फिर रही है और उसे ये तो मालूम ही नहीं था कि ये कौन सी जगह है और वो अपने घर से कितनी दूर है। यहाँ से जोहरा खानम की यह कहानी ऐसी गुप्त तारीकी में चली जाती है जिसमें ना फजलदाद को कुछ नजर आया, ना मैं कुछ देख सका।